नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑनलाइन प्लस फिजिकल स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट क्लास हमने संडे को कंडक्ट की थी, ऑनलाइन थी, सुबह 10 से 1 बजे तक कमोबेश, जिसमें हमने IS 8 को डिस्कस किया था। कुछ IS 8 के क्वेश्चंस थे जो हमने होल्ड किए थे। मैंने कहा था ये थोड़े टेक्निकल ज़्यादा हैं, तो इंशाल्लाह ये हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्लास में। बहरहाल आज की क्लास भी हमने हाइब्रिड कर दी है, फिजिकल प्लस ऑनलाइन, क्योंकि कुछ मौसम की ख़राबी की वजह से कुछ स्टूडेंट क्लास में शायद नहीं आ पा रहे। मुझे कुछ कॉल्स भी आई हैं, मैसेजेस आए, आप लोगों ने ग्रुप में भी देखा कि काफ़ी फरमाइशें आ रही थी। बहरहाल फिजिकल भी कंडक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। जो ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है, जो क्लास को ज्वाइन कर रहा है, उनको हम वेलकम कह रहे हैं। दो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, उनको खुश आदमी कहते हैं। बहरहाल टॉपिक में क्विक ओवरव्यू देता हुआ आगे बढ़ता हूँ, और क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैं ग्रुप पे आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। IS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर। ये IS 3 चीजों में डील करता है, पॉलिसीज, एस्टिमेट्स, एरर। हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल से संडे की क्लास में डिस्कस कर लिया था। क्विक बता देता हूँ जो आज न्यू कमर है, जिनकी आज पहली क्लास है। अकाउंटिंग पॉलिसीज उन रूल्स, उन प्रैक्टिस, उन प्रिंसिपल्स, उन बेसिस, उन कन्वेंशन को कहा जाता है जो कि कोई एंटिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करती है एट द टाइम व्हेन दे आर गोइंग टू प्रिपेयर, व्हेन दे आर गोइंग टू प्रेजेंट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, लास्ट टाइम बार बार ये एग्जांपल आपके सामने रखी, कॉमन एग्जांपल समझाने के लिए। इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने के लिए वी हैव टू ऑप्शन, इधर फीफो और वेटेड एवरेज कॉस्ट। आप जिस मेथड को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी का पार्ट बन जाता है। अच्छा, ऑनलाइन यासिर, सलमान, सूफिया, आर यू देयर? आप लोगों को आवाज आ रही है? कोई इशू तो नहीं हो रहा? जी सर, आवाज आ रही है। ओके, गुड गुड सलमान। अच्छा, तो अब बात यह है कि हमारे पास पॉलिसी, आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी के मुताबिक जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, बहुत सारे IS हम पढ़ेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी कहा है, कैश फ्लो के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड होता है, नॉन करंट एसेट के लिए कॉस्ट और फेयर वैल्यू मॉडल होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कॉस्ट और फेयर वैल्यू मॉडल होता है। तो आप जिस मेथड को सिलेक्ट करें अकॉर्डिंग टू IS, फिर वो आपका पॉलिसी का पार्ट बन जाता है। IS कहता है पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती, उसको आप कंसिस्टेंसी से अप्लाई करें। चेंज सिर्फ 2 रीजन पे आपको अलाउ किया जाता है। नंबर 1, जब IFRS अलाउ कर दे। नंबर 2, जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी को बढ़ाना चाहें। और चेंज का इंपैक्ट रिट्रोस्पेक्टिव दिखाना होता है, यानी बैकवर्ड जाके। ये एग्जांपल मैंने शेयर की थी कि अगर आप फीफो यूज करना चाहते हैं वैक के बजाय, लास्ट 2 ईयर में आपने वैक यूज किया है, तो आपको पिछले 2 साल को भी किसमें कन्वर्ट करना होगा? फीफो में। आज हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। मेरे हैंडआउट का क्वेश्चन 1 ये एग्जांपल है जो मैं इंशाल्लाह भी सॉल्व करता हूं। जब हम बैकवर्ड जाके चेंज करते हैं तो इसको रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहा जाता है। और फिर उसके लिए चूंकि लास्ट ईयर के रिजल्ट्स आपके चेंज हो जाते हैं, तो आपका डिस्क्लोजर भी जाएगा, यूजर को आपने डिस्क्लोज भी करना होगा। एस्टिमेशन बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, बहुत सारी चीजों में हम एस्टिमेट करते हैं। हम बैड डेट्स को एस्टिमेट करते हैं, हम एसेट की लाइफ को एस्टिमेट करते हैं, हम एसेट की सैल्वेज वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। तो जहां जहां हम एस्टिमेट करते हैं, वहां वहां पे हमारे पास अगर चेंज आ रहा है तो वहां IS कहता है आप चेंज करें, आपको इजाजत है। लेकिन चेंज वहां पर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव होता है। ये बात भी लास्ट क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डिस्कस। इसके अलावा एरर 2 किस्म के हो सकते हैं, मटीरियल, इमटीरियल। बड़ी गलती और छोटी गलती। मटीरियल एरर बड़ी गलती को कहते हैं, बैकवर्ड जाके सही करना पड़ता है, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन दिखानी पड़ती है, डिस्क्लोजर भी जाता है। इमटीरियल एरर चाहे पिछले साल का हो, 10 साल पुराना हो, 6 साल पुराना हो, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, नो डिस्क्लोजर। राइट, ये सारी बातें मैंने यहाँ लिखी भी थी। उसके बाद हमने हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, एक एसेट की यूजफुल लाइफ एज वेल एज सैल्वेज वैल्यू एस्टिमेशन चेंज हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में एक जगह पे लाइफ चेंज हुई थी, 3 साल के बजाय 2 साल, और एक जगह पे हमारी सैल्वेज वैल्यू 0 से 90 हो गई थी, 90 से मुराद 90,000। राइट। अच्छा, अब उसके बाद एक हमने क्वेश्चन नंबर
5 डिस्कस किया था, बड़ा सिंपल था, जिसमें हमारे पास एरर हो गया था, इमटेरियल एरर था। 6 में भी इमटेरियल एरर था। यहाँ तक हम कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपकी थ्योरी थी और कुछ चीजें आपको बतानी थी कि ये पॉलिसी का पार्ट है या एस्टिमेशन का। एक पॉइंट पे हमने बड़ी डिबेट की थी और वो पॉइंट था चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड। और मैंने कहा था, मैं आईसीएमए पाकिस्तान का जो सजेस्टेड सॉल्यूशन था, ये मैंने सॉल्यूशन आईसीएमए की वेबसाइट से कॉपी करके पेस्ट किया है। पीछे आईसीएमए लिखा हुआ भी नजर आ रहा है आपको, अगर आप गौर से देखें तो इन्होंने भी, अगर आप नोट करें तो चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड को किसमें काउंट किया है, ठीक है, एस्टिमेशन पे। और मैंने कहा कि बहुत सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं और बहुत सारी बुक्स हैं, वहां पे अगर आप पढ़े तो बहुत सारे ऑथर इसको कहते हैं कि ये आपकी चेंज इन एस्टिमेट्स का ही पार्ट है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 को हमने होल्ड किया था, 2 3 4 5 6 यहाँ तक कर लिया था। 1 को होल्ड करने की वजह ये थी कि जो क्वेश्चन 1 है उसमें आपकी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के इंपैक्ट को हमने देखना है, राइट। अच्छा भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे और इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑनलाइन आप लोगों को सवाल नजर आ रहा है? यस सर। जी कौन सा सर। सवाल नजर आ रहा है इस वक्त? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। इसमें हमने लास्ट क्लास में इसको होल्ड किया था बिकॉज मैंने कहा था ये थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा है। फिजिकल क्लास में मैं कोशिश करूंगा, बहरहाल हाइब्रिड क्लास हो रही है, फिजिकल प्लस ऑनलाइन। Question 1, all changes company Inc. changed its accounting policy in 2009 with respect to the valuation of inventories. Up to 2008, inventories were valued using weighted average cost method. In Jan 2009, the method was changed to FIFO as it was considered to more accurately reflect the usage and flow of inventories in the economic cycle. तो अब यहाँ पे बात ये है, वो आपसे कह रहे हैं कि हम पहले अप टू 2008 कौन सा सिस्टम यूज करते थे, वैक। अब हम किस में कन्वर्ट होने जा रहे हैं? FIFO में। वैसे तो मैंने कहा आईएएस इजाजत नहीं देता, लेकिन यहाँ आईएएस आपको इजाजत दे देगा बिकॉज के आप ये कह रहे हैं कि इट वॉज कंसिडर्ड टू मोर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द यूसेज एंड फ्लो ऑफ इन्वेंट्रीज इन द इकोनॉमिक साइकिल। मतलब ये आपकी इन्वेंट्री की साइकिल को और ज्यादा बेहतर कर देगा। इसका मतलब है आपके फाइनेंशियल और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे और रिलायबल हो जाएंगे यूजर्स के लिए। फिर ये आगे कहते हैं कि इम्पैक्ट, क्लास में किसी ने कनेक्ट किया हुआ है? अच्छा ठीक है। The impact of inventory valuation was determined to be at December 31st, आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी। हरी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे?
हरी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या आप दोबारा कह सकते हैं कुछ? नहीं सर, सॉरी, मैं रास्ते में हूँ सर, बस ठीक है। आपकी फिजिकल क्लास में आ रहा हूँ। जी जी सर, I'm नो sorry, इशू। sir. ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा भाई, हरी साहब जो ऑन द वे कह रहे हैं कि अल्लाह क्लास में पहुंच रहे हैं। अच्छा, बात ये कि द इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाज डिटरमाइंड टू बी एट December 31st 2007 an increase of rupees 10,000, at December 31st 2008 an increase of rupees 15,000, at December 31st 2009 an increase of rupees 20,000। बेसिकली ये आपको चेंज बताया है भाई। देखिए फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ, 2007 में एक मिसाल दे रहा हूँ, जब हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट की होगी, अगर वो सपोज 150,000 आ रही होगी वैक्स से, तो अब फीफो से 160 हो गई होगी, मतलब कितना इंक्रीमेंटल इंपैक्ट आ गया? 10,000 का। अच्छा, ये तो इत्तेफाक है इस सवाल में सारे इंक्रीमेंटल इंपैक्ट दिए हुए। ये आपको पता है कि इंपैक्ट कम भी हो सकता है। जब हम फीफो से बैक पे जाएं या बैक से फीफो पे जाएं तो हमारा आंसर चेंज हो जाता है, और उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज है, वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो जब आपकी इन्वेंट्री चेंज हो जाएगी तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज हो जाएगी, और जब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज हो जाएगी तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। जब ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली आपका नेट प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। नीचे ये कहते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रायर टू एडजस्टमेंट आर, आपको 2 साल की इनकम स्टेटमेंट, जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहा जाता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट लेस एडमिन सेलिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। स्ट्रेट दी हुई, वैसे तो इसमें इंटरेस्ट टैक्स बहुत सारी चीजें हो सकती है। रिटेन अर्निंग आपको बता दिया 2008 का कितना था ओपनिंग पे। हमें 2 साल की अकाउंटिंग करनी है। प्रेजेंट द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी in the statement of comprehensive income and statement of changes in equity in accordance with the requirement of IAS 8। IAS 8 की शरीयत के मुताबिक आपको ये बताना है कि बिकॉज ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी इन्वेंट्री में कितना चेंज आया, या आपका ये इम्पैक्ट आपके स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कैसे हिट होगा। ठीक है। अच्छा, बात यह है कि नीचे एक बात लिखी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रायर टू एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करने से पहले। अभी एडजस्टमेंट हमने करनी है, तब 2009 में दे डिसाइड टू चेंज देयर मेथड फ्रॉम वैट टू फीफो। तो जब उन्होंने फैसला किया है ना, उस वक्त अपने ड्राफ्ट अकाउंट बना चुके, ड्राफ्ट अकाउंट बन गए, ऑडिट नहीं हुआ है, अकाउंट आपके फाइनलाइजेशन पे है। नाउ they decide to change their method from VAT to FIFO। तो अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास 2 साल की कंपैरेटिवली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मौजूद है 2008-2009, और आपको पता है कि यहाँ पे 2007 का चेंज जो आपको बताया, उसकी वजह यह है कि आपका 2007 का क्लोजिंग स्टॉक 2008 का ओपनिंग स्टॉक बना होगा। जब हम कॉस्ट ऑफ, देखिए यहाँ जो आपका चेंज आएगा ना, वो चेंज सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे आएगा, COGS, क्योंकि हम COGS कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं स्ट्रेट बात करूं तो हम कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री नंबर 1, और ओपनिंग इन्वेंट्री में हम नेट परचेजेस को ऐड करते हैं, और उसमें वैसे तो और भी आपके इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और भी डिफरेंट चीजें जो भी है। बहरहाल राइट नाउ ओपनिंग इन्वेंट्री एट नेट परचेजेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से हम एंडिंग इन्वेंट्री को लेस कर देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है। दिस इज द वे टू कैलकुलेट COGS, राइट। फॉर एग्जांपल रैंडमली हम कैलकुलेट करते हैं कोई भी, हमने कहा सपोज किसी कंपनी की ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 100,000, नेट परचेजेस उसकी 700,000, तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना था? 800,000। सपोज करें अगर उनकी एंडिंग इन्वेंट्री 150,000 है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वुड बी 650,000। ये मैंने यहाँ पे क्यों रैंडमली एक कैलकुलेशन की है, उसकी एक वजह है। वजह ये है कि वैसे तो आप लोग ज्यादातर कॉर्पोरेट लेवल से आते हैं, आपको पता है, लेकिन कुछ बच्चों को अगर नहीं पता तो ये बात यहाँ पे जरूरी है बताना कि हमारी
ओपनिंग इन्वेंट्री का और एंडिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से क्या रिलेशन होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री का रिलेशन पॉजिटिव होता है, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, और ओपनिंग इन्वेंट्री कम होगी तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस 100,000 को बढ़ा के 120 कर देता हूँ, ये 700 एज इट इज रखता हूँ, 920 माइनस 150 इट वुड बी 670। अब आपने सिर्फ क्या इंक्रीज की? ओपनिंग इन्वेंट्री आपने इंक्रीज की, एज अ रिजल्ट इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे इंपैक्ट क्या आया? वो भी इंक्रीज हो गई। इसका मतलब है वी कैन से दैट कि हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री अगर किसी वजह से इंक्रीज हो जाए, और वजह यहाँ पे क्या है कि हमने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है, तो हमारी इन्वेंट्री रिकैलकुलेट हुई, पुरानी वैल्यू के मुकाबले में नई वैल्यू में इंक्रीमेंटल इंपैक्ट आ रहा है। डिक्रीजिंग भी इंपैक्ट आ सकता था, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री अगर इंक्रीज होगी तो आपकी COGS भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कॉस्ट का रिश्ता ओपनिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट का रिश्ता डायरेक्ट। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि अगर मेरी किसी वजह से ओपनिंग इन्वेंट्री कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि ओपनिंग इन्वेंट्री ओनली 70,000 नॉट 100,000, परचेजेस एज इट इज 700, 770 माइनस 150, आई थिंक इट वुड बी 620। चेक करें कितना आ रहा है। काइंडली कोई रास्ते में है तो अपना माइक म्यूट कर दे, ठीक है? ओके, थैंक यू। तो आपका जो आंसर है इट वुड बी 620। अब आप देखें, हमने जब 100 से 120 की ओपनिंग, सिर्फ 20,000 से ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ाई, बाकी सारे रिजल्ट एज इट इज रखे, परचेज को सेम रखा, क्लोजिंग को सेम रखा, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 650 से 670, यानी ये 20,000 का इंक्रीमेंटल इंपैक्ट ओपनिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट में 20,000 का इंक्रीमेंटल इंपैक्ट आपको नजर आ रहा है। यानी कॉस्ट बढ़ेगी तो ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ओपनिंग इन्वेंट्री किसी वजह से रिवाइज कैलकुलेशन में कम हो जाए, जैसे मैंने 100 से 70 कर दिया यहाँ पे, तो मैंने 30,000 से अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री को कम किया, तो मेरा ये 650 से 620 आ गया। मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 650 के बजाय 620 हो गई, 20,000 से कम हो गई। इसी तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री की अगर बात की जाए, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट से रिश्ता डायरेक्ट नहीं होता, इनवर्स होता है। क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए माइनस होती है, जितनी ज्यादा माइनस करूंगा कॉस्ट उतनी कम आ जाएगी, लेकिन जितनी कम माइनस करूंगा कॉस्ट उतनी ज्यादा आएगी। इट मींस के अगर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी, एज अ रिजल्ट ऑफ मटेरियल एरर, एज अ रिजल्ट ऑफ एनी अदर इम्पैक्ट, अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में कोई चेंज आता है, आई मीन टू से बढ़ जाए या कम हो जाए, अगर बढ़ जाएगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको ऊपर चेक कर लेते हैं। अब ओरिजिनल केस यही है, मैं इसको सामने रखूंगा, ओपनिंग इन्वेंट्री चेंज नहीं कर रहा, परचेजेस को चेंज नहीं कर रहा, एज इट इज, लेकिन मैं एंडिंग को 150 के बजाय अब यहाँ पे 200 कर रहा हूँ। जब मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ाई तो मेरी कॉस्ट कम हो गई, 700 प्लस 100 800 माइनस 200 इट वुड बी 600। अगर हम ओरिजिनल केस देखें, दिस वन फर्स्ट वन, तो इट वाज 650, 650 से कम हो गई, कितनी हो गई 600, बिकॉज के मैंने अपनी एंडिंग इन्वेंट्री पहले जो 150 थी उसको बढ़ा के कितना कर दिया 200। ये बातें इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हमारे हर सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बाइफर्केशन नहीं होती। और जिस सवाल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, अगर आप सवाल देखें तो जो इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है वहां पे आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 100 और 80। अब हमें नहीं पता इस 100 और 80 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की क्या बाइफर्केशन है, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स आल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब हम यहाँ जब चेंज करेंगे तो हम बस वही रूल सामने रखेंगे कि अगर हमारी किसी पर्टिकुलर ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी तो मैं कॉस्ट को बढ़ा दूंगा, ओपनिंग कम हो जाएगी तो कॉस्ट को कम कर दूंगा, और किसी पर्टिकुलर ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी तो कॉस्ट को कम कर दूंगा, और क्लोजिंग अगर कम हो जाएगी तो कॉस्ट को बढ़ा दूंगा। यानी आखिरी जो एक रिश्ता हमने और देखना है, और वो रिश्ता है क्लोजिंग इन्वेंट्री का विद COGS। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर किसी वजह से आपको चेंज करनी पड़े, यानी कम करनी पड़े उसके चेंज का इंपैक्ट,
आप क्लोजिंग कम करोगे तो जितनी कम क्लोजिंग माइनस होगी कॉस्ट उतनी, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। भाई जिस तरह हम अक्सर देखते हैं कि मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड बनाया, तो वो कहता है कि उसका रिश्ता इनवर्स है, प्राइस बढ़ती है तो कहता है डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड, अदर थिंग रिमेन द सेम। लेकिन जब उसने मार्शल ने प्राइस और सप्लाई का आपको लॉ दिया तो उसने कहा कि वो सेम डायरेक्शन पे चलता है, प्राइस बढ़ती है सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होती है सप्लाई, अदर थिंग रिमेन द सेम। उसके एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट वहां पे प्राइस और डिमांड का रिलेशन इनवर्स है, प्राइस और सप्लाई का रिलेशन डायरेक्ट है। इसी तरह हम यहाँ पे कह सकते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट से रिश्ता डायरेक्ट है, सेम प्रोपोर्शन में चलते हैं, लेकिन एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट का रिलेशन इनवर्स है। क्लोजिंग मैंने बढ़ाई तो कॉस्ट कम हो गई थी, अब अगर मैं क्लोजिंग को कम कर दूं, फॉर एग्जांपल ये 100,000 एज इट इज रहे, 700,000 एज इट इज रहे, ओपनिंग और परचेजेस में कोई तब्दीली नहीं आ रही, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल अगेन इट वुड बी 800,000, अब ये 150 थी, सपोज कर रहा हूँ इसको मैं 110 कर दूं, 40,000 से मैंने अपनी एंडिंग इन्वेंट्री कम की है, मेरी कॉस्ट 690 हो जाएगी, ऐसा ही है, यानी 650 के बजाय 690। जितनी वैल्यू से मैंने क्लोजिंग स्टॉक कम किया, इतनी वैल्यू से मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गई। तो ये अगर रूल्स आपको समझ आ गए तो मेरा ख्याल है फिर हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, रिक्वायरमेंट यही है, प्रेजेंट द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम स्टेटमेंट को कहते हैं, ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना शुरू कर देते हैं, और ऑनलाइन आप लोग को आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, आवाज लेकिन आ रही है, आवाज स्क्रीन नहीं आ रही। ओके, स्क्रीन स्क्रीन चलेगी में इधर। तो मैंने स्क्रीन बंद की थी यार, वो कभी कभी सिस्टम में इशू आ जाता है, एक मिनट मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ओके जी ऑनलाइन स्क्रीन आ गई? जी सर, स्क्रीन आ गई। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कंपनी का नाम ऑयल चेंजेस कॉर्पोरेशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फॉर द ईयर एंडेड December 31, जो करंट ईयर है आपका वो 2009 है। तो करंट ईयर आपका पहले शो होता है, और जो बेस ईयर होता है हम उसको यहाँ पे शो कर रहे होते हैं। नॉर्मली कंपैरिजन भी आपने देखा होगा, जो आपके फाइनल अकाउंट होते हैं उसमें करंट ईयर पहले आता है और बेस ईयर बाद में शो होता है, ठीक है। तो पीछे आप लोग को नजर आ रहे हैं सही सर? स्क्रीन विजिबल है आप लोग? अच्छा, अब इसमें देखिए हम सबसे पहले रेवेन्यू यानी सेल से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास ये देखिए इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, इसी को हमने कॉपी करना है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू जीपी लेस एडमिन लेस सेलिंग इज इक्वल टू एनपी। लेकिन यहाँ पे जो सिर्फ चेंज आएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा, लेकिन वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का चेंज आपकी जीपी को चेंज करेगा, और जीपी के साथ साथ वो आपके नेट प्रॉफिट को चेंज करेगा। तो अब यहाँ पे रेवेन्यू जिसको हम कहते हैं सेल्स,
तो हमें दोनों साल की रेवेन्यू गिवन है, तो कैन एनीवन टेल मी कितना था, किसी ने देखा था वो रेवेन्यू? 250,000 और 200,000। तो हमारे पास जो रेवेन्यू है वो 250,000 2009 की और 200,000 2008 की। ये मैंने एज इट इज क्यों लिख दी? एनी रीजन? बिकॉज के चेंज ऑफ पॉलिसी का इम्पैक्ट इन्वेंट्री पे आ रहा है, और सेल्स जो कि इन्वेंट्री बिक चुकी है उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो हमारी सेल्स तो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, वो हमारी चेंज हो जाएगी। उसके लिए आपको एक छोटी सी वर्किंग करनी है। मैं यहाँ पे वर्किंग वन, जिसको आप नोट वन कहते हैं या वर्किंग वन कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे दोनों साल की अगेन कैलकुलेट करना पड़ेगी, 2009 एज वेल एज 2008। हम स्टार्ट करेंगे गिवन इंफॉर्मेशन से कि हमारे सवाल में पहले से गिवन क्या है। तो देखिए हमारी 2009 की कॉस्ट कितनी गिवन है? 100,000। व्हाट अबाउट 2008? 80,000। हमने कहा भाई प्रीवियस हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक करंट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल्स थी 100,000, बेस ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल्स थी 80,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स अभी हमने डिस्कस किया है, उसका जो वे होता है कैलकुलेट करने का, ओपनिंग इन्वेंट्री एट नेट परचेजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस एंडिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब चूंकि राइट नाउ हमें नहीं पता इसमें कितनी ओपनिंग, कितनी एंडिंग, कितनी परचेजेस, ये पता है कि ये फाइनल आंसर है। अब एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, हमारे पास इन्होंने ये जो रिजल्ट बताए ना, ये वाले रिजल्ट अगर आप देख रहे हैं, इंक्रीज ऑफ 10,000, इंक्रीज ऑफ 15,000, इंक्रीज ऑफ 20,000, ये तीनों ईयर एंड है, दिसंबर 31 2007, दिसंबर 31 2008, दिसंबर 31 2009। हमने चूंकि पॉलिसी को चेंज किया, हमने तीनों साल की इन्वेंट्री रीकैलकुलेट की, और फिर मैं बता दूं ये इंक्रीमेंटल इंपैक्ट है, ये डिक्रीजिंग इंपैक्ट भी आ सकते थे, ये तो इन्होंने इंक्रीमेंटल बता दिए सारे। बहरहाल 7 का इंपैक्ट इसलिए बताया है क्योंकि हम 8 का ओपनिंग 7 का क्लोजिंग लेते। 2007 का क्लोजिंग स्टॉक अगर 10,000 से बढ़ गया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा 2008 का ओपनिंग स्टॉक 10,000 से बढ़ गया? और अभी हम पढ़ चुके हैं कि जब आपका ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाता है तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका मतलब है 10,000 से ये ओपनिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट का इंपैक्ट है, इसका ओपनिंग इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। अच्छा अब ये बताएं, पहले मैं 8 की कैलकुलेट करो, फिर 7 पे, फिर 9 पे आऊंगा। और वो अगर आपने नोट किया था जो मैं भी हाईलाइट कर रहा था येलो मार्कर से, उसमें तीनों इंपैक्ट इंक्रीमेंटल है और तीनों में 5-5 हजार का फर्क है, 10,000, 15,000, 20,000। 2007 की इन्वेंट्री चेंज की जब, तो पुरानी वैल्यू के मुकाबले में नई वैल्यू कितनी ज्यादा आ गई? 10,000। और 2008 की क्लोजिंग इन्वेंट्री पुरानी वैल्यू के मुकाबले में 15,000 ज्यादा आ गई, और 2009 की क्लोजिंग इन्वेंट्री पहली कैलकुलेशन के मुकाबले में 20,000 ज्यादा आ गई। अच्छा अब चूंकि जब हम 8 की कैलकुलेशन करने जाएंगे, 7 का क्लोजिंग 8 का ओपनिंग था, लेकिन जो 8 का क्लोजिंग है फिलहाल तो वो 8 का क्लोजिंग ही कहलाएगा, 8 का क्लोजिंग ही काउंट करेंगे। तो 8 का ओपनिंग 10,000 से बढ़ गया था तो कॉस्ट भी 10,000 से बढ़ गई थी, लेकिन 8 का क्लोजिंग भी साथ में इंक्रीज हुआ है, कितने से? तो जब क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ जाती है तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाती है? कम हो जाएगी, 15,000 से कम हो जाएगी। यानी आपकी जो रिवाइज कॉस्ट आएगी इट वुड बी 75,000, 90 माइनस 15 इक्वल टू 75। अब हम चलते हैं 2009 की कैलकुलेशन की तरफ। जब हम 2009 में जाएंगे तो चूंकि हमारा 2008 का क्लोजिंग स्टॉक जो कि 2009 का क्या बनेगा, तो मैं अगर ये कहूं कि मेरा 2009 का ओपनिंग स्टॉक 15,000 से बढ़ गया, एम आई राइट? जब मेरे 2009 का ओपनिंग स्टॉक 15,000 से बढ़ जाएगा, इट मींस के ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट से रिलेशन डायरेक्ट होता है, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स 15,000 से, लेकिन यहाँ ओपनिंग के साथ साथ कौन सी इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट भी है? क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी वो भी इंक्रीज हुई है 20,000 से, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री का
इंक्रीज होना, एंडिंग इन्वेंट्री का सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डिक्रीज होना, कितने से कम हो जाएगी? 20,000 से ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 से बढ़ी है, तो मेरी रिवाइज कॉस्ट 95,000। अच्छा भाई, यहाँ पे ऑनलाइन स्टूडेंट आप एक बात सुन लें कि आज चूंकि मैं अपनी पर्सनल आईडी से कनेक्ट हुआ हूँ, जो फ्री वाली होती है क्लास, तो संडे को तो मैंने आईसीएमए की आईडी के थ्रू कनेक्ट किया था, तो वो कंटिन्यू 2-2.5 घंटे क्लास हमने ली, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। तो ये अभी टाइमर हमारे पास आना शुरू हो गया है, तकरीबन 9:15 मिनट रह गए क्लास एंड होने में, तो मैं आपको दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा, आप दोबारा ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है? अच्छा, फिजिकल वाले तो मसला नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये यहाँ पे अगर अभी भी स्टिल किसी को मसला है तो मैं एक छोटी सी देखे आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन कर देता हूँ, थोड़ी डिफरेंट मार्कर से। यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल हमारी ये कॉस्ट कितनी गिवन थी? 80,000। अब अगर मैं इसको एक रैंडमली कोई ऐसी कैलकुलेशन बनाऊं, ओपनिंग इन्वेंट्री, नेट परचेजेस लेस एंडिंग इन्वेंट्री, हम कोई ऐसी कैलकुलेशन बनाते हैं जिससे हमारा आंसर 80,000 आ जाए, बड़ी आसानी से आ सकता है। हमने कहा ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000, एंडिंग इन्वेंट्री 7 लाख, कितने हो गए? 7.5 लाख में से आप एंडिंग स्टॉक ऐसा माइनस करें कि आपका आंसर आ जाए 80,000। कोई भी जी 7.5 लाख, 7.5 लाख में से 6,70,000, 6,70,000 आपने माइनस किए तो आपका आंसर आ गया 80,000। सही है? अच्छा, अब ये रैंडमली मैंने कुछ भी कैलकुलेट किया, आप वैल्यूज चेंज करके भी 80,000 आंसर ला सकते थे जी। कौन सी? ये 90? नहीं, अब आप देखें, ये बताएं क्या 80,000 गिवन था आपको सवाल में? 2008 का कितना गिवन था? 80,000। ये मैंने 80,000 की रैंडमली कैलकुलेशन की, ओपनिंग कितनी रखी? 50, परचेजेस 700, कितना हो गया? 750, 750 माइनस 670 कितना आ गया? 80। अब मैं चेंज के साथ कैलकुलेट करता हूं, तो चेंज ये कह रहा है कि मेरा ओपनिंग स्टॉक 15,000 से बढ़ गया है। 2007 का क्लोजिंग बढ़ा है ना 15 से, सॉरी 10,000 से। 2007 का क्लोजिंग कितने से बढ़ा है? इसका मतलब है ये 8 की कैलकुलेशन है, 2008 की 80,000 वाली, तो 2008 का ओपनिंग स्टॉक कितने से बढ़ जाएगा? 10,000 से। तो मेरी रिवाइज ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? 60,000। परचेज की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंडिंग इन्वेंट्री 6,70,000 नहीं है, उस पर कितना इजाफा हो गया है? 15,000। 2008 की एंडिंग इन्वेंट्री कितने से बढ़ गई थी? इसका मतलब है रिवाइज हो जाएगी 6,85,000 भाई, 670 प्लस 15 685। अब आप 760,000 माइनस 68 685 करें, अगेन योर आंसर वुड बी कंफर्म 75,000। ऐसे आप 10 कैलकुलेशन भी बना लें, आंसर आपके फिर भी ये 75,000 ही आएगा, अगर आप यही इम्पैक्ट प्लस माइनस करें जो कि सवाल में गिवन है। सवाल में ये बता दिया 7 की इन्वेंट्री 10,000 से बढ़ गई, 8 की इन्वेंट्री 15,000 से बढ़ गई, 9 की इन्वेंट्री 20,000 से बढ़ गई। कौन सा वाला? 685। ये बताओ 2008 की एंडिंग इन्वेंट्री कितने से बढ़ गई है? 15 से। मैंने वहां पे रैंडम कैलकुलेशन करते वक्त एंडिंग इन्वेंट्री कितनी ली है? दिस वन कितनी है? 670 में 15,000 प्लस करें तो कितना होता है? 685 को आ रहा है, सही है। बढ़ कैसे गई ये पूछ रहे हो? अच्छा, बढ़ कैसे गई ये पूछ रहे हो? मेथड चेंज किया है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन या कोई भी चीज होती है, हम एक मेथड से कैलकुलेट करके दूसरे मेथड पे जाते हैं तो आंसर सेम आता है, अलग आता है? इन्वेंट्री पहले ये कौन से मेथड से कैलकुलेट करते थे? सवाल पढ़ा है पूरा? नहीं। अच्छा, आपने सवाल नहीं पढ़ा पूरा, ठीक है। ये पहले अपनी इन्वेंट्री को सवाल कहता है बैच से कैलकुलेट करते थे, अब किससे कैलकुलेट कर रहे हैं? फीफो से। जब फीफो से कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आंसर पुराने वाले आएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी
अब मैंने जो यहाँ पे अजम्पशन बेस्ड वैल्यू उठाई है ना, मैंने ये कहा है कि पहले इनकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही थी, 50,000। ये कौन से मेथड से आ रही होगी, बैक से। अब ये जो 60,000 आ रही है कौन से मेथड से आ रही है, फीफो से। यानी फीफो जब कैलकुलेट करने गया तो मेरी इन्वेंट्री कितने से बढ़ गई, 10,000 से। ये 6,70,000 रुपए कौन से मेथड से आ रही है, बैक। ये 685,000 कौन से मेथड से आ रही है, फीफो। और ये मैंने खुद से नहीं लिया, मेरे भाई अली भाई सवाल में लिखा हुआ है, अगर आप देखें, इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाज डिटरमाइंड टू बी इंपैक्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री का इंपैक्ट आया एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज। दिसंबर 2007 की इन्वेंट्री 10,000 से बढ़ गई, 2008 की इन्वेंट्री 15,000 से बढ़ गई, 2009 की इन्वेंट्री कितने से बढ़ गई, 20,000 से। तो अल्टीमेटली जब आपकी ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री दोनों चेंज हो जाएगी तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट वो नहीं आएगी जो पहले आ रही थी। योर कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी, डेफिनेटली इट वुड बी चेंज। जब कॉस्ट चेंज होगी तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा था, सवाल हम यहाँ सॉल्व कर रहे थे, और ये हमारी 75 आ गई है रिवाइज, और ये रिवाइज होके 95 आ गई है, ऐसे ही है। पहले ये 100,000 थी 95 वाली, और ये 80,000 थी 75 वाली। यहाँ आपको बताना होगा W1, मतलब इसके लिए हमने कौन सी वर्किंग की है, वर्किंग नंबर 1। अच्छा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, इसमें आप टेंशन नहीं लीजिएगा। 250 minus 95 it would be 155, and 200 minus 75 125, ऐसे ही है। ये आपके पास रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ गए, पहले कुछ और आ रहे थे, अब ये चेंज हो गए। जी, कोई सवाल पूछना चाह रहा है ऑनलाइन से? नो सर। ओके मोहसिन। अच्छा, अब यहाँ पे एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस, क्या आपकी इन्वेंट्री के चेंज होने से आपके एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस चेंज होंगे? एज इट इज कॉपी कर दूं? यस सर। ये आपके 60 और 25 है 2009 के, और 50 और 15 है 2008 के। 60,000, 25,000 और 50,000 और 15,000। अब आप माइनस करें तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है दोनों, एडमिन और सेलिंग। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, इफ देयर इज नो इंटरेस्ट, इफ देयर इज नो टैक्स, तो इट वुड बी नेट प्रॉफिट। हाउ मच? ये कितना है, 60,000। पहले ये शायद 55 आ रहा था, दिस इज 70, और ये 65 आ रहा था। अगर आप बॉटम लाइन देखें, 55 से 60 और 65 से 70। जो रास्ते में, काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें, शोर आ रहा है, गाड़ियों का शोर आ रहा है। अच्छा भाई, चले अगले सवाल पे। ऑनलाइन कॉपी कर लिया आप लोगों ने? जी सर। अच्छा भाई, ये सिर्फ समझाने के लिए था, असल इसका जो आंसर है वो ये है। मैं आपको इसको PDF मैनेज करके भेजूंगा, मतलब सवाल होगा, सवाल के पीछे जवाब होगा, और उसके पीछे वर्किंग होगी, और जो समझाने के लिए मैंने लिखे वो एंड में कर दूंगा, ठीक है? ये स्लाइड्स आगे पीछे हो जाएंगी। अच्छा सर, इसमें एक सवाल था, रेट्रोस्पेक्टिवली अच्छा, जब कंपनी जी यार, अच्छा एक मिनट, अपना कौन सवाल पूछ रहे हैं? सलमान अभी इस जी वक्त जी में ना लेस देन 1 मिनट आ रहा है, मीटिंग एंड हो जाएगी, तो मैं जी आप जी लोग को ठीक दूसरा है। लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर ज्वाइन कर लें फौरन, ठीक है? ओके ओके 10 ठीक है 11 सर। जितने ओके भी 10 पार्टिसिपेंट है, 11 आ रहे हैं इंक्लूडिंग मी, तो आप 10 के 10 स्टूडेंट जो है, मैं एक लिंक दोबारा आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आप उस पर ज्वाइन कर लें, ठीक है? ओके सर।